हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर कुछ हम इस तरह के सेंटेंसेस देखेंगे जैसे आपको बोलना हो, मैं कौन होता हूँ तुम्हें सलाह देने वाला, या फिर आपको कहना हो कि मैं कौन होता हूँ तुम्हारे प्यार पर शक करने वाला, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे इरादों पर शक करने वाला, मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ़ करने वाला। और नेक्स्ट में दिया गया मैं कौन होता हूँ तुम्हारी मेहनत को नकारने वाला। तो इन सारे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इनको बनाने का आपका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर अंग्रेजी लगानी है मैं कौन होता हूँ, यानी हु एम आई टू, और प्लस आपको रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल आपका दिया गया है, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हु एम आई टू स्टॉप यू। हु एम आई टू स्टॉप यू, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला। क्या कहोगे, हु एम आई टू स्टॉप यू, हु एम आई टू स्टॉप यू। ओके, इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं कौन होता हूँ तुम्हें समझाने वाला। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे हु एम आई टू एक्सप्लेन इट टू यू। समझाने वाला तो एक्सप्लेन, अगर यहाँ पर दिया जाता कि समझने वाला तो आप यहाँ पर लगाते अंडरस्टैंड। ओके, बोलने वाला तो स्पीक। तो इस तरह से आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है। नेक्स्ट है कि मैं कौन होता हूँ तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाने वाला। इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हु एम आई टू क्वेश्चन योर डिस्कशन। हु एम आई टू क्वेश्चन योर डिस्कशंस, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाने वाला। नेक्स्ट है मैं कौन होता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में बोलने वाला। तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे हु एम आई टू इंटरफियर इन योर लाइफ। हु एम आई टू इंटरफियर इन योर लाइफ, मैं कौन होता तुम्हारी ज़िंदगी में इंटरफियर करने वाला। ओके, इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया है, मैं कौन होता हूँ तुम्हें सलाह देने वाला। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हु एम आई टू एडवाइज़ यू। मैं कौन होता हूँ या फिर कुछ करने वाला, तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हु एम आई टू, हु एम आई टू, हु एम आई टू एडवाइज़ यू, मैं कौन होता हूँ तुम्हें सलाह देने वाला। मैं कौन होता हूँ तुम्हारे प्यार पर शक करने वाला, इसको अक्सर आप बोलते होगे। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हु एम आई टू डाउट योर लव। हु एम आई टू डाउट योर लव, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे प्यार पर शक करने वाला। क्या कहोगे इंग्लिश में, इंग्लिश में आप इस सेंटेंस को बोलोगे हु एम आई टू डाउट योर लव। हु एम आई टू डाउट योर लव, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे प्यार पर शक करने वाला। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया है, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे इरादों पर शक करने वाला। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हु एम आई टू डाउट योर इंटेंशंस। हु एम आई टू डाउट योर इंटेंशंस, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे इरादों पर शक करने वाला। क्या कहोगे इंग्लिश में, हु एम आई टू डाउट योर इंटेंशंस। हु एम आई टू डाउट योर इंटेंशंस। नेक्स्ट है मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ़ करने वाला। तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो इंग्लिश में इसको बोला जाएगा हु एम आई टू फॉरगिव यू। मैं कौन होता हूँ उसे माफ़ करने वाला, या फिर उन्हें माफ़ करने वाला। लड़की है तो यहाँ पर आपको हर लगाना है, उसे माफ़ करने वाला, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हु एम आई टू फॉरगिव हिम। ओके, नेक्स्ट है मैं कौन होता हूँ तुम्हारी मेहनत को नकारने वाला। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हु एम आई टू डेनी योर हार्ड वर्क। हु एम आई टू डेनी योर हार्ड वर्क, मैं कौन होता हूँ तुम्हारी मेहनत को नकारने वाला। क्या कहोगे इंग्लिश में, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे हु एम आई टू डेनी योर हार्ड वर्क। हु एम आई टू डेनी योर हार्ड वर्क, मैं कौन होता हूँ तुम्हारी मेहनत को नकारने वाला। नेक्स्ट यहाँ पर है मैं कौन होता हूँ तुम्हें सही या गलत बताने वाला। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हु एम आई टू जज व्हाट्स राइट और रॉन्ग फॉर यू। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला। तो आप इंग्लिश में कहोगे हु एम आई टू जज व्हाट्स राइट और रॉन्ग फॉर यू। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कि मैं कौन होता हूँ तुम्हारे सपनों पर हंसने वाला। आप इंग्लिश में कहोगे हु एम आई टू लाफ एट योर ड्रीम्स। हु
एम आई टू लव एट योर ड्रीम्स, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे सपनों पर हंसने वाला। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, मैं कौन होता हूँ, हु आई एम आई टू। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मैं कौन होता हूँ तुम्हारी भावनाओं पर सवाल उठाने वाला। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, हु एम आई टू क्वेश्चन योर इमोशंस। आपको ध्यान रखना है, मैं कौन होता हूँ इसकी अंग्रेजी आपको लगाने, हु एम आई टू, हु एम आई टू और इसके बाद V1। ओके। नेक्स्ट जैसे यहाँ पर मैं कौन होता हूँ तुम्हें तय करने से रोकने वाला, तो रोकने वाला तो V1 रखना है, तो यहाँ पर स्टॉप आ गया। तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, हु एम आई टू स्टॉप यू फ्रॉम डिसाइडिंग। तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें तय करने से रोकने वाला। तो क्या कहोगे इंग्लिश में, हु एम आई टू स्टॉप यू फ्रॉम डिसाइडिंग। इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, मैं कौन होता हूँ तुम्हारी पसंद पर उंगली उठाने वाला। तो आप इंग्लिश में कहोगे, हु एम आई टू पॉइंट फिंगर एट योर चॉइसेस। नहीं तो आप बोल सकते हो, एट योर चॉइस, मैं कौन होता हूँ तुम्हारी पसंद पर उंगली उठाने वाला। क्या कहोगे इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, हु एम आई टू पॉइंट फिंगर्स एट योर चॉइस, मैं कौन होता हूँ तुम्हारी पसंद पर उंगली उठाने वाला। नेक्स्ट है, मैं कौन होता हूँ तुम्हें नीचा दिखाने वाला। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, हु एम आई टू पुट यू डाउन, हु एम आई टू पुट यू डाउन, मैं कौन होता हूँ तुम्हें नीचा दिखाने वाला। ओके। तो इस सेंटेंस को आप इस तरह से इंग्लिश में बोलोगे। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया उसको देखिए। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे रास्ते में आने वाला। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, हु एम आई टू स्टैंड इन योर वे, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे रास्ते में आने वाला। तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हु एम आई टू स्टैंड इन योर वे, हु एम आई टू स्टैंड इन योर वे, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे रास्ते में आने वाला। नेक्स्ट है, मैं कौन होता हूँ तुम्हारी सोच बदलने वाला। आप इंग्लिश में कहोगे, हु एम आई टू चेंज योर थिंकिंग, हु एम आई टू चेंज योर थिंकिंग, मैं कौन होता हूँ तुम्हारी सोच बदलने वाला। क्या कहोगे इंग्लिश में, हु एम आई टू चेंज योर थिंकिंग, हु एम आई टू चेंज योर थिंकिंग। नेक्स्ट है, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे अतीत को आंकने वाला। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, हु एम आई टू जज योर पास्ट, हु एम आई टू जज योर पास्ट, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे अतीत को आंकने वाला। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, हु एम आई टू जज योर पास्ट। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कौन होता हूँ तुम्हें चुप कराने वाला। आप इंग्लिश में कहोगे, हु एम आई टू साइलेंस यू, हु एम आई टू साइलेंस यू, मैं कौन होता हूँ तुम्हें चुप कराने वाला। क्या कहोगे इंग्लिश में, हु एम आई टू साइलेंस यू, हु एम आई टू साइलेंस यू, मैं कौन होता हूँ तुम्हें चुप कराने वाला। एंड इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। इसके बाद आपका जो 20 सेंटेंस दिया गया है, मैं कौन होता हूँ तुम्हारी जगह फैसले करने वाला या फिर फैसला करने वाला। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, हु एम आई टू डिसाइड फॉर यू, हु एम आई टू डिसाइड फॉर यू, मैं कौन होता हूँ तुम्हारी जगह फैसला करने वाला। हु एम आई टू डिसाइड फॉर यू। इसके बाद नेक्स्ट है, मैं कौन होता हूँ तुम्हें नीचा समझने वाला। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, हु एम आई टू कंसीडर यू इन्फीरियर, मैं कौन होता हूँ तुम्हें नीचा समझने वाला। तो समझने वाला कंसीडर, यहाँ पर क्या करना है, टू के बाद V1 रखना है। तो आप हर सेंटेंस में देख सकते हो, यहाँ पर सब में आपका V1 दिया गया है। नेक्स्ट है, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे फैसले को गलत कहने वाला। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, हु एम आई टू से योर डिसीज़न इज़ रॉन्ग, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे फैसले को गलत कहने वाला। से योर डिसीज़न इज़ रॉन्ग, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे ख्वाबों को रोकने वाला।
या फिर तुम्हारे सपनों को रोकने वाला। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हु एम आई टू स्टॉप योर ड्रीम्स। हु एम आई टू स्टॉप योर ड्रीम्स, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे ख्वाबों को रोकने वाला। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है मैं कौन होता हूँ तुम्हारे दर्द को छोटा समझने वाला। तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे हु एम आई टू belittle योर पेन। हु एम आई टू belittle योर पेन, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे दर्द को छोटा समझने वाला। ओके नेक्स्ट है मैं कौन होता हूँ तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला। तो आप इंग्लिश में कहोगे हु एम आई टू हर्ट योर फीलिंग्स। मैं कौन होता हूँ तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला। तो आप इंग्लिश में कहोगे हु एम आई टू हर्ट योर फीलिंग्स। हु एम आई टू हर्ट योर फीलिंग्स, मैं कौन होता हूँ तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला। तो यहाँ पर गाइस कुछ इस तरह के सेंटेंसेस देखेंगे जिससे आपको किसी से कहना हो जहाँ तक पैसों की बात है हमारे पास कम है। जहाँ तक तुम्हारे सुझाव की बात है मैं उस पर विचार करूँगा। जहाँ तक मौसम का सवाल है आज बारिश हो सकती है। जहाँ तक परीक्षा की बात है वह बहुत कठिन थी। तो इन सारे सेंटेंसेस को आप कैसे बनाओगे, तो जहाँ तक इसकी अंग्रेज़ी आपको लगानी है एज़ फॉर एज़। ओके तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एज़ फॉर एज़ आई नो ही इज़ नॉट कमिंग। जहाँ तक मुझे पता है वह नहीं आ रहा है। एज़ फॉर एज़ आई नो ही इज़ नॉट कमिंग। ओके इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जहाँ तक मुझे याद है मीटिंग कल है। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे एज़ फॉर एज़ आई रिमेंबर द मीटिंग इज़ टुमारो। एज़ फॉर एज़ आई रिमेंबर द मीटिंग इज़ टुमारो, मीटिंग कल है। जहाँ तक मुझे पता है मीटिंग कल है, या फिर जहाँ तक मुझे याद है। ओके नेक्स्ट यहाँ पर है कि जहाँ तक मेरा सवाल है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे गाइस मुझे पता है तो आई नो लगाओगे, मुझे याद है तो आई रिमेंबर। एज़ फॉर एज़ आई एम कंसर्न यू डिड नथिंग रॉन्ग, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। जहाँ तक नेक्स्ट है कि जहाँ तक उसका मानना है काम पूरा हो चुका है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे एज़ फॉर एज़ शी इज़ कंसर्न द वर्क इज़ डन, काम पूरा हो चुका है। ओके इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कि जहाँ तक हमें जानकारी है या फिर जहाँ तक हमें पता है वे सुरक्षित हैं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे एज़ फॉर एज़ वी नो, जहाँ तक हमें पता है हम जानते हैं वे सुरक्षित हैं। दे आर सेफ, दे आर सेफ, वे सुरक्षित हैं। नेक्स्ट है कि जहाँ तक इस विषय की बात है मुझे कुछ नहीं पता। जहाँ तक इस विषय की बात है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे एज़ फॉर एज़ दिस टॉपिक इज़ कंसर्न आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। ओके इसके बाद नेक्स्ट है जहाँ तक पैसों की बात है हमारे पास कम है। ओके या फिर आप कह सकते हो हमारे पास पैसों की कमी है या फिर हमारे पास कम है। तो आप इंग्लिश में कहोगे एज़ फॉर एज़ मनी इज़ कंसर्न वी आर शॉर्ट ऑफ इट, हमारे पास पैसा नहीं है तो आई डोंट हैव मनी, इस तरह से बोलिए। नेक्स्ट है जहाँ तक तुम्हारे सवाल की बात है उसका जवाब दिया जा चुका है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे एज़ फॉर एज़ योर क्वेश्चन गोज़ इट हैज़ बीन आंसर्ड, जहाँ तक तुम्हारे सवाल की बात है उसका जो जवाब है वो दिया जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है कि जहाँ तक मेरी समझ है या फिर जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे एज़ फॉर एज़ आई अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट इज़ डिलेड, जहाँ तक मुझे पता है मेरी समझ है प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट है जहाँ तक तुम्हारे प्रदर्शन की बात है वह शानदार था। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे एज़ फॉर एज़ योर परफॉर्मेंस इज़ कंसर्न इट वॉज एक्सीलेंट, जहाँ तक तुम्हारे प्रदर्शन की बात है वह शानदार था, एक्सीलेंट था। नेक्स्ट है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ या फिर जहाँ तक मैं देख सकता हूँ सब कुछ ठीक है।
आप इंग्लिश में कहोगी एज फॉर एज आई कैन टेल। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो एज फॉर एज आई कैन सी। जहाँ तक मैं बता पा रहा हूँ एज फॉर एज आई कैन टेल एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है। ओके, जहाँ तक उसकी सेहत का सवाल है वह ठीक हो रहा है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगी एज फॉर एज हिज हेल्थ इज़ कंसर्न ही इज़ इम्प्रूविंग, वह ठीक हो रहा है। तो क्या कह सकते हो इंग्लिश में, ही इज़ इम्प्रूविंग, वह ठीक हो रहा है। जहाँ तक उसकी सेहत का सवाल है एज फॉर एज हिज हेल्थ इज़ कंसर्न। नेक्स्ट है कि जहाँ तक मुझे जानकारी है उसने पिछले हफ्ते इस्तीफ़ा दे दिया है। एज फॉर एज आई एम अवर ही रिज़ाइंड लास्ट वीक। उसने इस्तीफ़ा मतलब उसने रिज़ाइन दे दिया, उसने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो आप इंग्लिश में कहोगे ही रिज़ाइंड लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। ओके, नेक्स्ट है कि जहाँ तक इस नियम की बात है यह सब पर लागू होता है। अब नियम की बात है तो रूल इज़ कंसर्न, तो आप इंग्लिश में कहोगे एज फॉर एज दिस रूल कंसर्न इट अप्लाइज टू ऑल। ये सब पर लागू होता है, सब पर अप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट है जहाँ तक मैंने सुना है उसे नौकरी मिल गई है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगी एज फॉर एज आई हर्ड शी गॉट द जॉब। उसे नौकरी मिल, जहाँ तक मैंने सुना है एज फॉर एज आई हर्ड, और उसे जॉब मिल गई है तो शी गॉट द जॉब। ओके, नेक्स्ट है कि जहाँ तक तुम्हारा सुझाव है, सुझाव की बात है, मैं उस पर विचार करूँगा। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे एज फॉर एज योर सजेशन इज़ कंसर्न आई विल थिंक अबाउट इट। मैं इसके बारे में सोचूंगा, मैं इसके बारे में विचार करूँगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि जहाँ तक मौसम का सवाल है आज बारिश हो सकती है। आप इंग्लिश में कहोगे एज फॉर एज द वेदर इज़ कंसर्न इट माइट रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे। ओके, तो इस तरह से आप इसको इंग्लिश में कहोगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिया गया है एग्जाम्पल, जैसे आपको कहना है कि जहाँ तक परीक्षा की बात है वह बहुत कठिन थी। एज फॉर एज द एग्ज़ाम इज़ कंसर्न इट वॉज़ वेरी टफ। वह बहुत कठिन थी, इट वॉज़ वेरी टफ। तो जहाँ तक परीक्षा की बात है तो इंग्लिश में आप कहोगी एज फॉर एज द एग्ज़ाम इज़ कंसर्न इट वॉज़ वेरी टफ। एंड इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर जहाँ तक मेरा सवाल है तुम आगे बढ़ सकते हो। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगी एज फॉर एज आई एम कंसर्न यू कैन गो अहेड। जहाँ तक मेरा सवाल है, एज फॉर एज जहाँ तक मेरा सवाल है या फिर जहाँ तक मेरी बात है, तो एज फॉर एज आई एम कंसर्न यू कैन गो अहेड, तुम आगे बढ़ सकते हो। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है। जहाँ तक तुम्हारे दोस्त की बात है वह बहुत मददगार था। आप इंग्लिश में कहोगी एज फॉर एज योर फ्रेंड इज़ कंसर्न ही वॉज वेरी हेल्पफुल। ओके, ही वॉज वेरी हेल्पफुल, वह बहुत मददगार था। नेक्स्ट यहाँ पर है जहाँ तक मेरी राय है यह एक शानदार आइडिया है। आप इंग्लिश में कहोगी एज फॉर एज माई ओपिनियन गोज़ इट्स अ ग्रेट आइडिया। एज फॉर एज माई ओपिनियन गोज़ इट्स अ ग्रेट आइडिया। जहाँ तक मेरी राय है ये एक शानदार आइडिया है, अच्छा विचार है। नेक्स्ट है कि जहाँ तक उन्हें पता है हम सूची में हैं। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगी एज फॉर एज दे नो वी आर ऑन द लिस्ट। हम सूची में हैं, वी आर ऑन द लिस्ट। जहाँ तक उन्हें पता है एज फॉर एज दे नो, जहाँ तक हमें पता है एज फॉर एज वी नो। ओके, नेक्स्ट है कि जहाँ तक समय की बात है हम देर कर चुके हैं। तो इस हम देर कर चुके हैं तो इसको आप इस तरह से भी बना सकते हो वी हैव रन लेट। नहीं तो आप हम देर कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में कहोगे वी आर रनिंग लेट। एज फॉर एज टाइम इज़ कंसर्न वी आर रनिंग लेट। जहाँ तक समय की बात है हम देर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है जहाँ तक मेरी भूमिका की बात है मैंने अपनी पूरी कोशिश की। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगी एज फॉर एज
माई रोल इज़ कंसर्ट, आई डिड माई बेस्ट। मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपना बेस्ट किया, या फिर मैंने अपनी पूरी कोशिश की। तो इंग्लिश में बोल सकते हो आई डिड माई बेस्ट, आई डिड माई बेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर है जहाँ तक इस ऐप की बात है, यह बहुत उपयोगी, इसको अक्सर आप बोलते होगे। आप इंग्लिश में कहोगे एज फॉर एज दिस ऐप इज़ कंसर्न इट्स वेरी यूज़फुल। इस तरह से भी बोल सकते हो इट इज़ वेरी यूज़फुल। तो जब भी कहना हो जहाँ तक इस ऐप की बात है, या फिर जहाँ तक इस फ़ोन की बात है, जहाँ तक इस कंपनी की बात है, ओके। तो एज़ फॉर एज दिस कंपनी, एज़ फॉर एज दिस पेन, एज़ फॉर एज दिस मोबाइल, एज़ फॉर एज दिस लैपटॉप इज़ कंसर्न इट्स वेरी यूज़फुल, यह बहुत उपयोगी है, ओके। जहाँ तक मेरी बात है एज़ फॉर एज आई एम कंसर्न आई एम वेरी गुड। तो गाइस यहाँ पर आज हम इस तरह के सेंटेंसेस देखेंगे, जैसे आपको कहना हो कि या तो मैं सच बोलता या छुपा लेता, या तो वह रो रही थी या बहुत दुखी थी, या तो तुम सच्चे दोस्त हो या धोखेबाज, या तो मैं सही हूँ या तुम। तो इन सारे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो यहाँ पर आपको लगाना है आइदर और, ओके। या तो मैं या तो तुम। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस आपका दिया गया है या तो राम आएगा या श्याम, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ आपको आइदर किस तरह से यूज़ करना है, आप यहाँ पर लगाओगे आइदर राम विल कम और श्याम विल, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट है या तो मैं जाऊँगा या बह जाएगा, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आइदर आई विल गो और ही विल। अब जैसे आपको कहना हो कि या तो मैं वहाँ जाऊँगा या फिर वह वहाँ जाएगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे आइदर आई विल गो देयर और ही विल, ओके। इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे कहना हो या तो तुम पढ़ाओगे या फेल हो जाओगे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे। आपको ये ध्यान रखना है जब सब्जेक्ट के साथ आपको आइदर लगाना है तो वो आपको सब्जेक्ट से पहले लगाना है, और वर्ब के साथ आइदर और का यूज़ हम किस तरह से करते हैं वो हम देख चुके हैं। तो इसको आप बनाओगे आइदर यू विल स्टडी और यू विल फेल, ओके। या तो तुम पढ़ोगे या फिर फेल हो जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर है या तो अमन बोलेगा या राहुल, तो इसको आप बनाओगे आइदर अमन विल स्पीक और राहुल विल। इसको इस तरह से भी आप बोल सकते हो आइदर अमन विल स्पीक और राहुल विल स्पीक, ओके। या तो अमन बोलेगा या राहुल। इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के साथ जब आपको आइदर और का यूज़ करना है तो आइदर आपको सब्जेक्ट से पहले लगाना है। अब जैसे नेक्स्ट है या तो मौसम साफ़ होगा या बारिश आएगी, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आइदर द वेदर विल बी क्लियर और इट विल रेन, और इट विल रेन। या तो मौसम साफ़ होगा या बारिश होगी या फिर या बारिश आएगी, तो इंग्लिश में क्या कहोगे आइदर द वेदर विल बी क्लियर और इट विल रेन। इस आइदर को आप ईदर भी पढ़ सकते हो, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है कि या तो तुम सच बताओगे या सज़ा भुगतोगे, इसको आप बोल सकते हो ईदर, अदरवाइज आइदर यू विल टेल द ट्रूथ और फेस पनिशमेंट। या तो तुम सच बताओगे या सज़ा भुगतोगे, तो क्या कहोगे इंग्लिश में आइदर यू विल टेल द ट्रूथ और फेस पनिशमेंट, ओके। इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्या है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट है या तो हम जीतेंगे या हारेंगे, तो इसको आप इंग्लिश में बनाओगे आइदर वी विल विन और वी विल लॉस। या तो हम जीतेंगे या हारेंगे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आइदर वी विल विन, यानी या तो हम जीतेंगे और हारेंगे, और वी विल लॉस। तो इस तरह से आपको आइदर और का यूज़ करना है। इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल 8 दिया गया है या तो मैं पढ़ाता हूँ या वह। अब पढ़ाता हूँ दिया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डज लग जाएगा, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आइदर आई टीच और ही टच। अब जैसे कहना हो कि या तो मैं पढ़ाऊँगा या वह, तो आप इंग्लिश में कहोगे आइदर आई विल टीच और ही विल, इस तरह से बोलोगे। अब ये प्रेजेंट में दिया गया तो यहाँ पर क्या हो गया डज, ओके। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि या तो तुम आओगे या मैं चला जाऊँगा,
तो आप इंग्लिश में कहोगे आइदर यू विल कम और आई विल लीव, यानी मैं चला जाऊंगा या फिर मैं छोड़ दूंगा। तो इंग्लिश में क्या कहोगे, आइदर यू विल कम और आई विल लीव, या तो तुम आओगे या मैं चला जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर ये आपका फ्यूचर में है तो यहाँ पर ये विल लग गया। अगर यहाँ पर ये प्रेजेंट में दिया गया होता तो यहाँ पर आपका विल नहीं लगता, क्योंकि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना होता। ओके, नेक्स्ट है या तो खेल होगा या क्लास। जैसे इस तरह से बोला हो, या तो खेल होगा या क्लास होगी, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आइदर, या फिर आप पढ़ सकते हो आइदर देयर विल बी अ गेम और अ क्लास, या तो खेल होगा या क्लास। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है या तो वह डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर। तो यहाँ पर इसको आप इंग्लिश में कहोगे आइदर ही विल बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। अब जैसे यहाँ पर आपको इस तरह से बोलना है या तो वह डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। ओके, तब यहाँ पर आप बिल लगा सकते हो। अगर आप बिल नहीं भी लगाओगे तब भी आपका ये सही होगा, आइदर ही विल बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। नेक्स्ट यहाँ पर है या तो हम उसे माफ़ करें या पुलिस को बुलाएं। ओके, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आइदर वी फॉरगिव हिम, या तो हम उसे माफ़ करें या पुलिस को बुलाएं और कॉल द पुलिस। तो एंड में यहाँ पर गाइस आपको ये भी बता दिया जाएगा कि इनको बनाने का आपका एक व्यवस्थित स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, स्ट्रक्चर भी देख लेना, और आइदर और की आपकी हिंदी क्या होती है उसको भी आप यहाँ पर देख लेना। नेक्स्ट है कि या तो तुम माफ़ी मांगो या क्लास छोड़ दो। ओके, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आइदर यू अपोलोजाइज और लीव द क्लास, या तो तुम माफ़ी मांगो या क्लास छोड़ दो। ओके, तो ये आपको इस तरह से बनाना है। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट है या तो मैं सच बोलता या छुपा लेता, या तो मैं सच बोलता या छुपा लेता। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आइदर आई वुड हैव टोल्ड द ट्रूथ और हिडन इट, या तो मैं सच बोलता या छुपा लेता। तो इंग्लिश में क्या कहोगे, आइदर आई वुड हैव टोल्ड द ट्रूथ और हिडन इट, या तो मैं सच बोलता या छुपा लेता। इसके बाद नेक्स्ट है या तो वह रो रही थी या बहुत दुखी थी। अब ये पास्ट में पहुंच गया, या तो वह रो रही थी या बहुत दुखी थी। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आइदर शी वॉज क्राइंग और वेरी अपसेट, या तो वह रो रही थी या फिर बहुत अपसेट थी, बहुत दुखी थी। ओके, तो इंग्लिश में क्या कहोगे, आइदर शी वॉज क्राइंग और वेरी अपसेट। नेक्स्ट है या तो तुम सच्चे दोस्त हो या धोखेबाज। तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगी, या तो तुम सच्चे दोस्त हो, इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो आइदर यू आर अ ट्रू फ्रेंड, नहीं तो आप इसको बोल सकते हो आइदर यू आर अ फाइटफुल फ्रेंड, या तो तुम वफादार दोस्त हो या फिर सच्चे दोस्त हो, और अ बिट्रायर या फिर धोखेबाज। या तो मैं सही हूँ या तुम, ये अक्सर आप बोलते होगे, या तो मैं सही हूँ या तुम। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आइदर आई एम राइट और यू आर, आइदर आई एम राइट और यू आर, या तो मैं सही हूँ या तुम। तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आइदर आई एम राइट और यू आर। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है या तो वे आएंगे या निमंत्रण ठुकराएंगे, या तो वे आएंगे तो इंग्लिश में कहोगे आइदर दे विल कम, या निमंत्रण ठुकराएंगे तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे और रिजेक्ट द इनविटेशन, आइदर दे विल कम और रिजेक्ट द इनविटेशन, या तो भी आएंगे या निमंत्रण ठुकराएंगे, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है या तो तुम उसे समझाओगे या मैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे आइदर यू विल एक्सप्लेन टू हिम और आई विल, या तो तुम उसे समझाओगे या मैं समझाऊंगा। तो इंग्लिश में कहोगे आइदर यू विल एक्सप्लेन टू हिम और आई विल। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया गया है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो आइदर यू विल एक्सप्लेन टू हिम और आई विल। नेक्स्ट यहाँ पर है कि या तो वह चले जाएंगे या हम, जैसे इस तरह से कहना हो या तो वह जाएगा या हम, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आइदर ही विल लीव और वी विल।
अब कहना हो या तो रोहन जाएगा या मैं, या हम कहना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे आइदर रोहन विल लीव और वी विल। ओके, और अगर मैं कहना है या मैं, तो आप यहाँ पर कहोगे आई विल, आइदर ही विल लीव और आई विल, या तो वह चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए गाइस, आइदर और या फिर आप बोल सकते हो ईदर और का मतलब होता है कोई दो चीज़ हैं तो उनमें से कोई एक चीज़, जैसे या तो मैं या तो तुम, और इनको बनाने का स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हो। तो वैसे यहाँ पर आज हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस देखेंगे जिससे आपको कहना हो कि वे अंदर ऐसे आए जैसे घर उनका हो, वह ऐसे बैठता है जैसे वह कोई जज हो, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम वहाँ थे। अब इन सारे सेंटेंसेस को आप कैसे बनाओगे, तो इन सारे सेंटेंसेस को बनाने का आपका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस आपको वर्ब रखना है प्लस एज इफ। अब यहाँ पर जैसे दिया गया है कि जैसे, यहाँ पर आपकी इंग्लिश ये होगी मानो जैसे। ओके, मानो जैसे इसकी अंग्रेजी होती है एज इफ, और इसके बाद आपको जो आपका अदर सेंटेंस है उसकी अंग्रेजी लगानी। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है कि वह ऐसे बात करता है मानो उसे सब कुछ आता हो, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाओगे ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट रखा ही, वर्ब रखा टॉक, एस लग जाएगा ही के साथ, इसके बाद एज इफ, और इसके बाद जो आपका प्लस सेंटेंस दिया गया ही नोज एवरीथिंग, मानो जैसे वह सब कुछ जानता है। ओके, नेक्स्ट है कि वह ऐसे देख रही है मानो, या फिर इस तरह से भी आप बोल सकते हो मानो जैसे उसने भूत देख लिया हो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे सी लुक्स एज इफ शी हैज सीन अ घोस्ट, मानो उसने भूत देख लिया हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि वह ऐसा व्यवहार करता है मानो वह राजा हो, या फिर मानो जैसे वह राजा हो, आप इंग्लिश में कहोगे ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ किंग, मानो जैसे वह राजा हो। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एज इफ के बाद जो आपका इधर सेंटेंस आएगा उसमें आपको ही सी इट नेम सबके साथ बर का यूज़ करना है, यहाँ पर वॉज नहीं लगाते। ओके, नेक्स्ट है कि वे ऐसे हंसे जैसे मैंने सबसे अच्छा जोक मारा हो, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे दे लव्ड एज इफ आई क्रेक्ड द बेस्ट जॉब, बेस्ट जॉब जैसे मैंने सबसे अच्छा जॉक मारा हो। नेक्स्ट है तुम्हारी आवाज़ ऐसी लग रही है जैसे तुम रो रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू साउंड एज इफ यू आर क्राइंग, तुम्हारी आवाज़ ऐसी लग रही है जैसे तुम रो रहे हो, यू साउंड एज इफ यू आर क्राइंग, एज इफ मानो जैसे, या फिर आप बोल सकते हो जैसे। नेक्स्ट है कि वह ऐसा दिखाती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इंग्लिश में कहोगे सी एक्ट एज इफ सी डजंट केयर, सी एक्ट एज इफ सी डजंट केयर, वह ऐसा दिखाती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है वह ऐसे चल रहा था जैसे वह नशे में हो, आप इंग्लिश में कहोगे ही वॉज वॉकिंग एज इफ ही वर ड्रंक। अब जैसे इधर दिया गया कि नशे में हो, ये नहीं दिया कि नशे में थे, फिर भी यहाँ पर आपने क्या लगाया, बर लगाया। तो अगर उधर आपका पास्ट में दिया गया तो इधर जो सेंटेंस होगा उसमें आप वर लगाओगे। चाहे ही शी इट नेम दिया गया, इसके साथ आपको बॉज नहीं लगाना, ही शी इट नेम आई वी दे यू, जो भी आपके सब्जेक्ट के सबके साथ आपको वर लगाना है। ओके, नेक्स्ट है ऐसा लग रहा है मानो जैसे आज बारिश होगी। नेक्स्ट है कि उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कुछ गलत किया हो, तो स्टेयर का मतलब होता है निहारना। ओके, मतलब देखा, निहारा, उसने मुझे ऐसे निहारा, ही स्टेयर्ड एट मी एज इफ आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, जैसे मैंने कुछ गलत किया हो, मानो जैसे मैंने कुछ गलत किया हो, एज इफ आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, वह मुझे ऐसे ट्रीट करती है जैसे मैं कोई नहीं हूँ। ओके, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे सी ट्रीट मी एज इफ आई एम नोबडी, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग, मैं कोई नहीं हूँ, आई एम नोबडी, सी ट्रीट मी एज इफ आई एम नोबडी, मैं ऐसे ट्रीट करती है जैसे मैं कोई नहीं हूँ। क्लियर। नेक्स्ट है वह ऐसे बात करता है मानो वह करोड़पति हो। ओके, वह ऐसे बात करता है मानो जैसे वह करोड़पति हो,
तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही टॉक्स एज इफ। अब यहाँ पर ये जैसे आपको यहाँ पर टॉक रखना है तो ही के साथ आपको क्या लगाना है, एस लगाना है वर्ब में। तो यहाँ पर हो जाएगा ही टॉक्स एज इफ ही इज, नहीं तो आप बोल सकते हो ही इज अ मिलियनियर। मैं ऐसे, अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिए, वह लड़का ऐसे रोया जैसे उसे बहुत दर्द हुआ हो। तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे द बॉय क्राइड एज इफ ही वॉज हर्ट बर्डली। वह लड़का ऐसे रोया जैसे उसे बहुत दर्द हुआ हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर पास्ट में दिया गया रोया, तो द बॉय क्राइड एज इफ, तो क्राइड तो यहाँ पर ही के साथ क्या लगाया आपने, वॉज लगाया। ओके, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि तुम ऐसे व्यवहार कर रही हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं। तो आप इंग्लिश में कहोगे यू आर बिहेविंग एज इफ यू डोंट नो मी। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते नहीं। एज इफ जैसे तुम मुझे जानते नहीं, या फिर मानो जैसे तुम मुझे जानते नहीं। ओके, नेक्स्ट है उसने ऐसे मुस्कुराया मानो जैसे, या फिर मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो आप इंग्लिश में कहोगे सी स्माइल्ड एज इफ नथिंग हैड हैपन्ड, कुछ हुआ ही ना हो, नथिंग हैड हैपन्ड। नेक्स्ट है उसने मुझे ऐसे देखा मानो मैं कोई अपराधी हूँ, क्रिमिनल हूँ। आप इंग्लिश में कहोगे ही लुक्ड एट मी एज इफ आई वॉज अ क्रिमिनल। ही लुक्ड एट मी एज आई वॉज अ क्रिमिनल। उसने मुझे ऐसे देखा मानो मैं कोई अपराधी हूँ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि वे ऐसे बर्ताव कर रहे हैं मानो ये जगह उनकी हो। ओके, तो इसको मानो ये जगह, मानो जैसे ये जगह उनकी हो, या फिर मानो जैसे ये जगह हाँ उनकी हो। तो आप इंग्लिश में कहोगे दे आर एक्टिंग एज इफ दे ऑन द प्लेस, मानो ये जगह उनकी खुद की हो। इस तरह से भी आप बोल सकते हो। वह ऐसे गाता है जैसे वह कोई प्रोफेशनल सिंगर हो। आप इंग्लिश में कहोगे ही सिंग्स एज इफ ही इज़ अ प्रोफेशनल सिंगर। वह ऐसे गाता है, ही सिंग्स एज इफ मानो जैसे, या फिर जैसे वह कोई प्रोफेशनल सिंगर हो, तो उसकी अंग्रेजी आप लगा दीजिए। नेक्स्ट है वह ऐसे हंसी जैसे उसे कोई फर्क ना पड़ा। ओके, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे सी लव्ड एज इफ सी डिडंट केयर। सी लव्ड एज इफ सी डिडंट केयर। वह ऐसे ऐसे ही मानो जैसे उसे कोई फर्क ना पड़ा। नेक्स्ट है वह मुझसे ऐसे बात करता है जैसे मैं उसका नौकर हूँ। आप इंग्लिश में कहोगे ही टॉक्ड टू मी एज इफ आई एम हिज सर्वेंट। जैसे मैं उसका सर्वेंट हूँ, जैसे मैं उसका नौकर हूँ। वह ऐसे बात करता है। अब इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो, वह ऐसे बात करता है मानो जैसे मैं उसका नौकर हूँ, तब भी आप यही कहोगे ही टॉक्स टू मी एज इफ आई एम हिज सर्वेंट। नेक्स्ट है वे ऐसे अंदर आए जैसे घर उनका हो। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे दे वर्कड इन एज इफ दे ऑन्ड द हाउस। जैसे घर उनका हो, पूरा सेंटेंस बोलोगे दे वर्कड इन एज इफ दे ऑन्ड द हाउस। वे अंदर ऐसे आए, उन्होंने ऐसे वर्क किया जैसे घर उनका हो। ओके, नेक्स्ट है वे ऐसे बैठता है जैसे हर कोई जज हो, या फिर जैसे वह कोई जज हो। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही सिट्स एज इफ ही इज़ अ जज। और हर कोई जज हो तो आप इंग्लिश में कहोगे एवरीबॉडी आर जज। एवरीबॉडी आर जज। ओके, नेक्स्ट है तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम वहाँ थे। आप इंग्लिश में कहोगे यू आर टॉकिंग एज इफ यू वर देयर। यू आर टॉकिंग एज इफ यू वर देयर। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम वहाँ थे। ओके, तो इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। नेक्स्ट है वह ऐसे नाचती है जैसे वह स्टेज पर हो। आप इंग्लिश में कहोगे सी डांस्ड एज इफ शी इज ऑन अ स्टेज। इस तरह से बोलोगे सी डांस एज इफ शी इज ऑन अ स्टेज। जैसे वह स्टेज पर हो, वह ऐसे नाचती है जैसे वह स्टेज पर हो। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि वह ऐसे चिल्लाया जैसे किसी ने उसे मारा हो। आप इंग्लिश में कहोगे ही स्क्रीम्ड एज इफ समवन हैड हिट हिम।
वह ऐसे चिल्लाया जैसे किसी ने उसे मारा हो। ही स्क्रीम्ड एज इफ समवन हैड हिट हिम, जैसे किसी ने उसे मारा हो, हिट किया हो। नेक्स्ट है, वह अपने दोस्तों के साथ ऐसे पेश आती है जैसे वे मायने ही नहीं रखते। आप इंग्लिश में कहोगे सी ट्रीट्स हर फ्रेंड्स एज इफ, मानो जैसे वे मायने ही नहीं रखती। एज इफ दे डोंट मैटर इन हिज लाइफ, उसकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखती, इस तरह से। तो इस तरह से कहना भाई अपने दोस्तों के साथ ऐसे पेश आती है, ऐसा बिहेव करती है, ऐसे ट्रीट करती है जैसे भी मायने ही नहीं रखती उसकी लाइफ में। तो आप इंग्लिश में कहोगे शी ट्रीट्स हर फ्रेंड्स एज इफ, मानो जैसे दे डोंट मैटर इन हर लाइफ, उसकी लाइफ में मतलब कोई मैटर ही नहीं करती, कोई मायने ही नहीं रखती। तो आप इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में बोलोगे। ओके।